मंडे। अच्छा बच्चों, सब लोग ध्यान दो। सुबह का जो अपना डिस्कशन हुआ ना, एक बार थोड़ा जल्दी से हम लोग रिवीजन करते हैं, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट? तो आपको मैंने आज सुबह क्या क्या बताया था? मैंने आपको असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर का डिफरेंस बताया। ठीक है, आपके सिलेबस के लिए कौन सा फाइनेंशियल ईयर एप्लीकेबल है? फाइनेंशियल ईयर 25-26 स्टार्ट कब होगा? 1 अप्रैल 2025 को ये स्टार्ट होगा, खत्म होगा 31 मार्च 2026 को। दिस इज योर फाइनेंशियल ईयर 25-26। फाइनेंशियल ईयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रीवियस ईयर। इसको प्रीवियस ईयर 25-26 भी आप बोल सकते हो। ठीक है। अच्छा, बहुत बार क्वेश्चन में फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर ना यूज करके असेसमेंट ईयर भी यूज कर सकता है वो। असेसमेंट ईयर क्या होगा? असेसमेंट ईयर इज ऑलवेज फाइनेंशियल ईयर प्लस प्लस वन। मतलब असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? 26-27। हर साल बजट में आपका जो फाइनेंस बिल है वो अमेंड होता है, और इसलिए हर साल का टैक्स का लॉ चेंज होता है। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड आपके सिलेबस में कौन सा फाइनेंशियल ईयर एप्लीकेबल है। ठीक है, सो दिस इज द फाइनेंशियल ईयर जिससे रिलेटेड मैं आपको पूरा टैक्स सिखाऊंगा। ओके। अच्छा, नाउ एक दो चीजें और जो सुबह बताई थी, एक बार वापस बता रहा हूं। हम लोगों ने आज सुबह ऐसा चेक किया था कि कोई भी पर्सन जब पैसे कमाता है, तो जो पैसे जो कमा रहा है इनकम टैक्स में, जो भी आप अर्न करते हो, इट इज डिवाइडेड इनटू 5 हेड्स ऑफ इनकम। कितने? कौन से 5 हेड्स ऑफ इनकम बताओ? या तो इनकम फ्रॉम सैलरीज होगा। सैलरीज मतलब आप कहीं जॉब कर रहे हो, आप कहीं एम्प्लॉयड हो और आपको वहां से पैसा मिल रहा है। ठीक है। नहीं तो आपका प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, या तो आप बिजनेस या प्रोफेशन प्रैक्टिस कर रहे हो जिसके थ्रू आप पैसा कमा रहे हो। ठीक है। नहीं तो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी हो सकता है, आपने घर को रेंट पे दिया है। अगर आपने कोई कैपिटल एसेट को सेल किया है तो कैपिटल गेन्स हेड में टैक्सेबिलिटी होता है। शेयर्स बेचे हैं या घर बेचा है ना? और अगर सपोज आपका बैंक इंटरेस्ट है, एफडी का इंटरेस्ट है, लॉटरी का इनकम है, डिविडेंड का इनकम है, ये सब कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सो ये 5 हेड्स ऑफ इनकम है, इसका टोटल आप करोगे तो आपको मिलेगा ग्रॉस टोटल इनकम। क्या मिलेगा? ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में से अगर आप डिडक्शंस माइनस करोगे, डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 है, इसका एक डेडिकेटेड चैप्टर आगे हम लोग सीखने वाले हैं, है ना? तो आपको फर्स्ट लेक्चर में हर एक चीज नहीं समझेगी। टैक्स में पहली बात मैं आपको ये इनिशियल लेक्चर्स में बता देता हूँ, यू विल हैव टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स ऐसे होंगे जो आगे कनेक्ट होंगे, है ना? और एज अ फैकल्टी ये मैं अभी बता नहीं सकता आपको ये डिडक्शंस क्या होते हैं। मैं भी अगर आपको फर्स्ट लेक्चर में ये सिखाना चालू करूंगा डिडक्शंस क्या होते हैं, तो बहुत अलग कॉम्प्लिकेटेड चीज आपको लगेगा, और आपको लगेगा बाप रे कितना डिफिकल्ट लग रहा है। तो हर एक चीज धीरे धीरे समझेंगे। दैट इज हाउ टैक्स शुड बी लर्न। ओके। चलो, डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 है। डिडक्शंस बेसिकली क्या होता है? गवर्नमेंट आपको थोड़ा सा बढ़ावा दे रही है, मोटिवेट कर रही है, और जहां जहां आपने कुछ ऐसे जगह पे पैसा लगाया, जैसे कि इंश्योरेंस खरीदा है आपने, है ना? या फिर आपने हेल्थ इंश्योरेंस बाई किया, लाइफ इंश्योरेंस बाई किया, कहीं आप डोनेट कर रहे हो, है ना? तो गवर्नमेंट कुछ डोनेशंस को प्रमोट करती है, राइट? तो ये सब चीजों का आपको डिडक्शन मिलता है, चैप्टर 6A के अंडर हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है। डिडक्शंस माइनस होने के बाद जो आपका इनकम है वो ऑब्वियसली कम हो जाएगा, और जो भी आपका अभी डिडक्शंस हटाने के बाद में जो आपका इनकम बचता है, इसको हम लोग बोलते हैं नेट टोटल इनकम। नेट टोटल इनकम को सिर्फ टोटल इनकम बोलोगे तो भी चलेगा। अगर क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट टोटल इनकम, मतलब नेट ही निकालना है, ग्रॉस नहीं होता है। टोटल इनकम मतलब क्या? सब डिडक्शंस हटने के बाद जो नेट बच गया है उसी को हम लोग टोटल इनकम भी बोलते हैं। तो या तो इसको नेट टोटल इनकम बोलो, या तो इसको टोटल इनकम बोलो, वन एंड दी सेम। ठीक है। चलो, तो बच्चों ये नेट टोटल इनकम जो आ गया, इसके ऊपर आप कैलकुलेट करते हो टैक्स। ठीक है। तो आज सुबह हम लोग चेक कर रहे थे टैक्स कैसे निकालते हैं। ओके, अंडरस्टैंड दिस। वापस बता रहा हूं, जब भी आप टैक्स निकालोगे तो पहली बात तो टैक्स के रेट्स अलग अलग टाइप के असेसी के लिए अलग अलग होता है। ठीक है। मतलब डिपेंड करेगा कि आप कौन से कैटेगरी में आपका इनकम टैक्स रिटर्न जमा कर रहे हो। ओके। या तो आप इंडिविजुअल हो सकते हो, या तो आप HUF हो सकते हो, या तो आप
एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकते हो, या आप बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो सकते हो, या तो आप आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो सकते हो। ये कैटेगरी में जो भी लोग आ रहे हैं, मैं आपको अगेन इसके बारे में बताने वाला हूं बच्चों, पूरा थ्योरी है इसका, है ना। तो जैसे मैंने बताया हर लेक्चर में लोग थोड़ा थोड़ा मिक्स करने की कोशिश करेंगे, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। तो इंडिविजुअल, एच ऑफ एओपी, बीओआई, एजेपी, ये सारा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने का बाकी है। बट अगर ये लोग पैसे कमाते हैं तो इनका जो इनकम पे जो टैक्स निकलता है, इनके टैक्स के स्लैब्स होते हैं, ठीक है। सुबह जो मैंने आपको बताया था टैक्स के स्लैब्स, डू यू रिमेंबर टैक्स स्लैब? देख लो, अप टू 2.5 लाख, 2.5 लाख तक अगर कोई पैसे कमा रहा है एक साल में, एक साल में मतलब फाइनेंशियल में, अपना फाइनेंशियल कौन सा है, इस साल में अगर इन्होंने सिर्फ 2.5 लाख रुपए कमाए तो टैक्स का रेट 0% है, लगता ही नहीं टैक्स। 2.5 लाख तक की कमाई पे टैक्स नहीं लगता है, ओके। अच्छा, अगर कोई 2.5 लाख से ज्यादा कमा रहा है, ठीक है, अप टू ₹5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में की जो कमाई होती है उस पे टैक्स का रेट है 5%, ठीक है। फिर 5 लाख से ज्यादा अगर आप कमा रहे हो अप टू ₹10 लाख, तो आपका टैक्स रेट सीधा बढ़ के हो जाएगा 20%। एंड लास्ट, इफ यू आर अर्निंग मोर देन 10 लाख रुपीज, द टैक्स रेट एप्लीकेबल टू यू इज 30%। आप 30% टैक्स ब्रैकेट में चले जाओगे, ठीक है। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी दिमाग में रखना, अगर सपोज सुबह एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, 12 लाख की कमाई पे टैक्स निकालने को बोला गया आपको, ठीक है। तो ऐसा मत देखो कि 12 लाख मतलब सर ये 10 लाख के ऊपर हो गया, मतलब पूरे इनकम पे 30% लगेगा, नहीं। स्लैब सिस्टम का मतलब क्या होता है, आपको हर एक स्लैब रेट को रेस्पेक्ट देना है। तो अगर 12 लाख पे टैक्स निकालना है तो स्टार्टिंग के 2.5 लाख पे 0 लगेगा, फिर उसके आगे के 2.5 लाख से 5 लाख, यानी कि जो 2.5 लाख और नेक्स्ट वाले हैं उस पे 5%, फिर और 5 लाख टू 10 लाख, यानी कि ये 5 लाख पे 20%, और 10 लाख के ऊपर जो भी आप कमा रहे हो उस पे कितना लगेगा, 30%। नाउ देयर इज अ वे टू डू इट। सुनो, सुबह के लेक्चर में जो हमने टैक्स लिखा था ना, बहुत डिटेल में लिखा है। एग्जाम में यू नीड नॉट राइट सच डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। एग्जाम में खटाखट सीधा टैक्स निकालना है, एजुकेशन से स्टार्ट करना है, खत्म। कैसे करोगे उसका एक तरीका बता रहा हूं, सब लोग कैलकुलेटर सामने रखो। सुबह का एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, एक्चुअली उसको क्विकली सॉल्व कैसे करते हैं। अगर आपको कोई बोलता है कि 12 लाख के इनकम पे टैक्स निकालो, तो क्या करना है, सुनो, पूरा उल्टा स्टार्ट करो। पूरा उल्टा स्टार्ट करो मतलब अब आपको पहले पूछना है 12 लाख की अगर कमाई पे टैक्स निकालना है, तो पहले 30% वाला कैलकुलेशन करो, फिर 20% वाला, फिर 5% वाला, देन उसको आपको मेमोरी प्लस करते करते फिर मेमोरी रिकॉल करना है। मेमोरी फंक्शन यूज करने आता है कैलकुलेटर का, सबने यूज किया ही होगा ऑलरेडी। चलो मैं बता देता हूं आपको, सुनो क्या करना है आपको। एनीवन विद अ कैलकुलेटर, मेरे को एक कैलकुलेटर दो, तो साथ में कैलकुलेशंस कर सकते हैं हम लोग। नहीं तो ठीक है, चलो मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ। 12 लाख की कमाई है, ठीक है, तो 10 लाख के ऊपर कितना हो गया, 2 लाख हो गया। रिवर्स कैलकुलेशन करते जाओ, सबसे पहले कैलकुलेटर पे 2 लाख पुट करो, 2 लाख पे इंटू 30% करो, 60,000 आया। मेमोरी प्लस करो, अब मेमोरी प्लस कर दिया, ये कैलकुलेटर की मेमोरी में चला गया। अब क्या करोगे, अब उल्टा कैलकुलेट करते जाओ, 5 लाख से 10 लाख गैप कितना है, 5 लाख। इस 5 लाख पे कितना परसेंट लग रहा है, 20%। तो 5 लाख इंटू 20% करो, 1 लाख। मेमोरी प्लस करो, ठीक है, ये भी कैलकुलेटर की मेमोरी में चला गया। अब क्या करना है, 2.5 टू 5 लाख, यानी कि अगेन 2.5 लाख का जो ये जो इनकम है इस पे 5% लगाना है। तो 2.5 लाख पे 5% कितना रहा है, 12,500, ठीक है। ये भी मेमोरी प्लस करो, और ऊपर का तो 0 है, तो ये कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब करो मेमोरी रिकॉल, कितना है, 1,72,000। तो आपको डायरेक्टली यही लिखना है, सॉरी 72,500, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली यही लिखना है एग्जाम में। एग्जाम में आपको हर एक चीज डिटेल में बताने की जरूरत नहीं होती है, वो तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको बताया तरीका कैसे निकालते हैं टैक्स, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन में डायरेक्टली ये नंबर लिखो, इनकम टैक्स ऑन 12 लाख कितना है, 1,72,500। अब जो भी आपके टैक्स आया, आपको हमेशा याद रख के टैक्स के अमाउंट पे क्या ऐड करना है, बोलो बोलो, जो भी आप टैक्स निकालते हो ऑलवेज रिमेंबर टू ऐड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो इस पे 4% ऐड करो, अलग से दिखाना होता है अमाउंट कितना है, 6,000, 6,900। तो 6,900 ऐड कर दो, तो फाइनल आंसर 1,79,900। दिस इज योर फाइनल टैक्स। इजी है, रिवर्स कैलकुलेट करना है तो आपका नंबर बहुत आसानी से आ जाएगा।
और टैक्स के रेट्स लर्न करना बहुत ज्यादा इजी है। फिर से बताओ, 2.5 लाख तक 0%, 2.5 से 5 5%, 5 से 10 20%, और 10 के ऊपर 30%। इज इट इजी? ठीक है, अच्छा नाउ अंडरस्टैंड। एक दो चीजें और बता रहा हूं, सुनो बच्चों। ये जो टैक्स के रेट्स मैंने आपको बताया है ना, 2.5 लाख तक 0%, 2.5 से 5 लाख तक 5%, 5 से 10 लाख तक 20%, और 10 लाख के ऊपर 30%। दीज रेट्स आर एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP। ये सारे कैटेगरीज को ये रेट एप्लीकेबल है। क्लियर है सबको? अच्छा, अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, सुनो नाउ बच्चों। अब इसमें अगर कोई इंडिविजुअल, सिर्फ इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये देखो, ये जो टैक्स के रेट्स अभी बताए ये किसके लिए थे? इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP। हम लोग अभी फिलहाल इंडिविजुअल के कैटेगरी पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ओके, एग्जाम में वैसे भी सीए इंटर में इंडिविजुअल, HUF कैटेगरीज भी ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। कंपनीज के बहुत रेयरली आते हैं, वो सीए फाइल में ज्यादा पूछेंगे। चलो, इंडिविजुअल अगर सपोज इसका एज 60 इयर्स के ऊपर है, कितना? 60 इयर्स होना चाहिए, है ना। 60 इयर्स या उसके ऊपर का एज अगर उसका है, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं सीनियर सिटीजन। क्या बोलते हैं? सीनियर सिटीजन। ठीक है, सीनियर सिटीजन कौन होता है? 60 से ज्यादा 80 तक, अप टू 80 इयर्स। ठीक है, बेसिकली 60 साल के ऊपर किसी का एज है और 80 साल तक का कोई है तो सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आता है। ठीक है, और अगर किसी का एज 80 इयर्स से भी ज्यादा है तो उसको हम लोग वेरी सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन बोलते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 60 साल के ऊपर 80 साल तक क्या बोलेंगे? सीनियर सिटीजन। और अगर 80 इयर्स के ऊपर किसी का एज गया तो इनको हम लोग बोलेंगे या तो वेरी सीनियर सिटीजन बोलो, या तो सुपर सीनियर सिटीजन बोलो। ठीक है, आर यू विथ मी? फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनो। नॉर्मल इंडिविजुअल्स कौन होते हैं? 60 साल के नीचे के। सीनियर सिटीजन कौन होते हैं? 60 इयर्स के ऊपर जैसे एज गया सीनियर सिटीजन। कुछ भी मत लिखो, सब लिखा है, नोट्स मिलेंगे तब सब क्लियर हो जाएगा। और 60 इयर्स से ज्यादा है तो सीनियर सिटीजन या सीनियर सिटीजन बोलते हैं। 80 इयर्स तक उनको हम लोग सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में लाते हैं। जैसे ही इनका एज 80 इयर्स के ऊपर जाता है ये क्या बन जाता है? वेरी सीनियर सिटीजन या फिर सुपर सीनियर सिटीजन। नाउ अंडरस्टैंड क्या बता रहा हूं, हम लोगों को ये क्यों पढ़ना है? बिकॉज गवर्नमेंट ने क्या बोला है? गवर्नमेंट ने बोला है देखो, अगर कोई सीनियर सिटीजन है या कोई वेरी सीनियर सिटीजन है तो इनको हम लोग थोड़ा सा और टैक्स में बेनिफिट दे रहे हैं। कैसे? इनके स्लैब्स चेंज हो गए। नॉर्मल स्लैब्स जो थे अपने ये वाले 2.5 लाख तक 0, 2.5 से 5 5%, 5 से 10 20%, 10 के ऊपर 30%। दिस विल चेंज फॉर सीनियर सिटीजन। कैसे? ध्यान से सुना, बहुत सिंपली एक छोटा सा चेंज कर रहा हूं, आप ध्यान दोगे तो आपको लर्न भी हो जाएगा क्लास में। जो सीनियर सिटीजन होता है ना उनको 2.5 लाख तक नहीं, 3 लाख तक 0% है। एवरीथिंग एल्स इज सेम। मतलब 3 लाख तक की कमाई पे 0%, 3 से 5 लाख तक 5%, 5 से 10 लाख तक 20%, 10 लाख के ऊपर 30%। दिस विल चेंज फॉर सीनियर सिटीजन। क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है। जो नॉर्मल टैक्स के रेट्स थे, जो 2.5 लाख का जो स्लैब था वो 2.5 की जगह भी 3 लाख का हो गया। दैट्स इट। समझ में आया? ठीक है, अच्छा आपके जानकारी के लिए एक और चीज बता देता हूं। ये जो 2.5 लाख तक नॉर्मल लोगों को 0% टैक्स लगता है, वो 2.5 लाख क्या है पता है? 2.5 लाख को बोलते हैं बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। लिसन केयरफुली, सी नॉर्मली अप टू रुपीज 2.5 लाख व्हाट इज द टैक्स रेट एप्लीकेबल नॉर्मल लोगों के लिए? 0% है। ठीक है, यही 2.5 लाख का लिमिट जो है ये 3 लाख कर दो अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो। यहां तक सबको समझा? कुछ भी मैंने अलग बताया क्या? सिंपली मैंने क्या किया, 2.5 लाख की जगह 3 लाख कर दिया। दैट्स इट। ये लिमिट किसका है? 3 लाख का, अगर कोई इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन है तो। क्लियर है? ओके, अच्छा अब एक चीज वापस बता रहा हूं, सुनो। अगर 2.5 लाख तक की कमाई पे 0% टैक्स लग रहा है, इसका मतलब ये है कि 2.5 लाख जो लिमिट गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया है दैट इज कॉल्ड एज बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। इसको क्या बोलते हैं? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये एक लिमिट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया
कि अगर इस लिमिट से भी आप कम कमा रहे हो साल भर में, फाइनेंशियल ईयर में, तो हम आपको टैक्स नहीं लगाएंगे। दिस इज योर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। एग्जम्पशन मतलब यू आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम पेइंग टैक्स। अंडरस्टूड? 2.5 लाख का जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट चेंज हो जाएगा इफ यू आर अ सीनियर सिटीजन। कितना हो जाएगा 2.5 लाख की जगह? 3 लाख। सी, यहां आ जाओ, यहां लिखा है देखो, फॉर सीनियर सिटीजन। अच्छा, सीनियर सिटीजन का डेफिनेशन डिटेल में लिखा है, ध्यान से देखो, वापस बता रहा हूं। सीनियर सिटीजन कौन होता है? सीनियर सिटीजन वो रेसिडेंट इंडिविजुअल्स होते हैं जो 60 इयर्स के हो चुके हैं, 60 इयर्स के हो चुके हैं और मोर बट लेस देन 80 इयर्स। कम से कम कितने साल का होना चाहिए? 60 इयर्स, ठीक है, बट लेस देन 80 इयर्स। 80 साल के अगर हो गए तो वो क्या हो जाएंगे ऑटोमेटिकली? वेरी सीनियर सिटीजन। ठीक है, तो देख लो यहाँ क्या लिखा है। टोटल इनकम इनका 3 लाख तक जीरो है, 3 से 5 लाख तक 5% है, 5 से 10 लाख तक 20% है, और 10 लाख के ऊपर 30%। मतलब क्या पूरा कॉपी पेस्ट हो गया है ये? सिर्फ क्या चेंज किया है? 2.5 लाख की जगह 3 लाख कर दिया। इज इट इजी? पक्का? 100%? ओके। अब नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी कौन सा है? नेक्स्ट कैटेगरी इज वेरी सीनियर सिटीजन, है ना? वेरी सीनियर सिटीजन। वेरी सीनियर सिटीजन को एक और नाम है, हाँ, सुपर सीनियर सिटीजन। ठीक है, सुपर सीनियर सिटीजन कौन होता है? कम से कम 80 इयर्स का तो होना ही चाहिए। 80 इयर्स, 80 इयर्स से आगे जो भी 80 इयर्स एंड अबव, 80 इयर्स एग्जैक्ट अगर हो गए तो भी वो क्या हो गया? वेरी सीनियर सिटीजन हो गया, है ना? 80 साल जब तक नहीं होता तब तक वो कहां आएगा? वो सीनियर सिटीजन में आएगा। जैसे ही 80 इयर्स कंप्लीट हो गए, ही विल नाउ बी कॉल्ड एज वेरी सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन। इनका नाम सबसे इजी है, दिमाग लगाने का ही नहीं। अच्छा, आपने नॉर्मल स्लैब्स कहते बताओ, नॉर्मल स्लैब्स जल्दी बताओ। 2.5 लाख तक नॉर्मल, नॉर्मल 0%, ठीक है। 2.5 टू 5 लाख कितना? 5%। 5 लाख टू 5 लाख के ऊपर अप टू 10 लाख कितना? 20%। और 10 लाख के ऊपर 30%। क्या कर रहे हैं पता है? कुछ भी नहीं, यहां पे बस इतना दिमाग में रखो, ये 2.5 लाख का हटा दो और इसको 5 लाख तक का कर दो, दैट्स इट। 5 लाख तक 0%। किसकी बात कर रहा हूं? वेरी सीनियर। 5 लाख तक 0%, 5 से 10 20%, 10 के ऊपर 30%, खत्म। 5% का नाटक ही नहीं है, सीधा 0 20 30 खत्म। इज इट इजी? ये किसकी बात कर रहा हो? वेरी सीनियर। अच्छा बता दो, 3 मैंने आपको टैक्स के रेट सिखाए, स्लैब सिखाए, बताओ नॉर्मल लोगों का बता दो। लर्न करना चाहिए क्लास में, अभी तक अपने आपको लर्न हो जाना चाहिए। नॉर्मल लोगों के लिए क्या है? नॉर्मल लोग मतलब जो सीनियर सिटीजन नहीं है, है ना? हम सबके लिए वैसे क्या है? कहां तक 0% है? जीरो? अरे कहां तक है वो तो बताओ। 2.5 लाख तक 0 है, 2.5 से ऊपर 5 लाख तक 5%, 5 से ऊपर 10 लाख तक 20%, और 10 लाख के ऊपर 30%। ओके, अगर कोई सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन मतलब कौन? सीनियर सिटीजन जब भी बोलोगे ना, हर बार स्टूडेंट सिर्फ एज के ऊपर फोकस करते हैं, बट मैं आपको एक और चीज पे फोकस करवा रहा हूं शुरुआत से। रेसिडेंट होना जरूरी है। रेसिडेंट, इंडिया का रेसिडेंट होना जरूरी है, ठीक है? सर इंडिया का रेसिडेंट कौन होता है? सीखेंगे अगले धारावाहिक में, अलग कॉन्सेप्ट है वो। मैं सारी चीजें मिक्स नहीं कर रहा हूं, मैं आपको क्या बता रहा हूं, टैक्स आपको धीरे धीरे समझेगा। फर्स्ट लेक्चर में बताना चालू करूंगा रेसिडेंट कैसे बनते हैं, आप यहीं पे सो जाओगे, सीरियसली बता रहा हूं। सो हैव पेशेंस। सीनियर सिटीजन कौन होता है? वो रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसका 60 इयर्स कम से कम हो चुका है, 60 साल का तो होना ही चाहिए, और 80 साल नहीं हुए, 80 साल से नीचे, 60 साल के ऊपर 80 साल के नीचे, एग्जैक्ट 80 साल हो गया तो वहां से वो वेरी सीनियर सिटीजन बन जाएगा। ओके, अच्छा, तो ये 60 के ऊपर और ये 80 के नीचे का जो एज गैप है, इनको हम लोग सीनियर सिटीजन बोलते हैं। इनके स्लैब्स क्या करोगे आप? 2.5 लाख की जगह 3 लाख करना है, दैट्स इट। 3 लाख तक 0%, 3 से 5 5%, 5 से 10 20%, और 10 के ऊपर 30%। इज इट इजी? और अगर कोई वेरी सीनियर या सुपर सीनियर सिटीजन बन गया, यानी कि जिसका एज 80 साल कम से कम है, उसके आगे तो 100% वो वेरी सीनियर सिटीजन होगा ही होगा। तो ऐसे कैटेगरी के लोगों के लिए हम लोग इनकम टैक्स स्लैब्स कैसे कर रहे हैं? हम लोग स्टार्ट करेंगे 5 लाख से। इनके लिए वैसे बेसिक एग्जामिशन में 5 लाख कर दिया सीधा, 5 लाख तक 0%, एवरीथिंग एल्स इज सेम। 5 से 10 तक
20%, 10 के ऊपर 30%। इज इट इजी? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कितना इजी है, बराबर। एंड बच्चों ये बोलने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता रहा हूं, हर बार जब आपका इनकम टैक्स निकालना हो चुका है तो उसके ऊपर क्या डालोगे? 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से छिड़कना है। और ये इसलिए बता रहा हूं बिकॉज अभी देख लो, अभी हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करेंगे ना, देयर विल दिस कंफ्यूजन, हेल्थ एंड एजुकेशन से पहले आएगा या बाद में, हमेशा एंड में आएगा, हमेशा हेल्थ एंड एजुकेशन से टैक्स जब आप निकालोगे उसके एंड में आपको ऐड करके फाइनली कंक्लूड करना है। इज इट इजी? पक्का? 100%? ओके ऑलराइट। आपने सुबह एक क्वेश्चन लिखा था, एक ही क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है आपने? मिस्टर एक इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है, एज कितना लिखा उसका? 45 ईयर्स, उसका इनकम कितना था? 12 लाख, उसका टैक्स निकाला आपने? वेरी गुड, ओके। आई हैव अ क्वेश्चन नाउ। चलो एक काम करो, आप लिखो, वहां पे छोटा सा एक लाइन लिखना है, इसको क्वेश्चन 1 लिख दो ना, अब क्वेश्चन 2 लिखो, क्वेश्चन 2। मिस्टर ए, मिस्टर ए celebrates his 60th birthday. Mr. A celebrates his 60th birthday on 1st April 2026. Full stop. Calculate his income tax liability रुक जा, इनकम ही नहीं बोला तो टैक्स निकाल रहे, केबीसी वाले बच्चे से मत कर, रुक जा, इनकम ही नहीं बोले यार। क्या क्या लिखा आपने? मिस्टर ए सेलिब्रेट्स हिज 60th बर्थडे ऑन 1st April 2026। तुम लोग का मीम गेम बहुत स्ट्रांग है, तुमको सब पता रहता है नहीं क्या चल रहा है, वेरी एक्टिव। हाँ आगे लिखो, कैलकुलेट हिज इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर AY 25 for AY 26-27. Calculate his income tax liability for AY 26-27 if his total income is rupees 12 lakh. ये नॉर्मल सिटीजन है या सीनियर सिटीजन है? चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल है। पहले मैं एक बार आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं, ठीक है, एक बार वापस क्लियरली बता देता हूं, तो आप फिर अच्छे से और सोच के आपका आंसर बोलना। ओके एवरीवन प्लीज लिसन, हल्के में मत लो क्वेश्चन को बिल्कुल भी, क्योंकि रीजन है हम लोग ये क्वेश्चन लिख रहे प्रॉपरली। ओके बच्चों देखो, आपका जो फाइनेंशियल ईयर है, अभी असेसमेंट ईयर कौन सा बोला है? 26-27 मींस विच फाइनेंशियल ईयर? फाइनेंशियल ईयर 25-26। बताओ फाइनेंशियल ईयर 25-26 स्टार्ट कब होता है? 1st April 2025 और खत्म कब होगा? 31st March 2026 को। लिसन केयरफुली, सीनियर सिटीजन यानी कि वो पर्सन जिसका 60 इयर्स हो चुका है, जो 60 साल का हो चुका है, जो कितने साल का हो चुका है? सुनो सभी लोग ध्यान से, 60 साल का कब तक होना चाहिए? आंसर इज अपने फाइनेंशियल ईयर में उसका 60 इयर्स कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अब वहां पे क्वेश्चन में लिखा है कि ये जो पर्सन है ये अपना 60th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है 1st April 2026 को, मतलब उसका 1st April को बर्थडे, 1st April 2026 को वो 60th बर्थडे सेलिब्रेट अगर कर रहा है तो 60 इयर्स का कब हुआ? हाँ वही मेरा क्वेश्चन, अगले साल हुआ या इस साल हुआ? फाइनेंशियल कौन से फाइनेंशियल में 60 इयर्स का हो रहा है? 25-26 या 26-27? हाँ बच्चों हियर इज द थिंग, प्लीज अच्छे से सुनना, अगर कोई पर्सन 1st April को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है तो वो 60 इयर्स का एक दिन पहले हो चुका है। एक बार वापस बता रहा हूं, सुनो अच्छे से। देखो अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरा बर्थडे 31 जुलाई को है ना, तो 31 जुलाई के एक दिन पहले मेरा पूरा ईयर कंप्लीट होता है। एवरीवन प्लीज लिसन,
मेरे को एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर करोगे, एकदम इजी क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको ज्यादा एफर्ट लगाने, मेरे को ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम एफर्टलेसली समझेगा। ये बताओ मेरे को, हमारा फाइनेंशियल ईयर अगर आप देखोगे 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 26 है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर चालू कब हो रहा है? फाइनेंशियल चालू कब होता है? 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर कितने साल का होता है? एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 days. Why don't we end this at 1 April 2026? 1 April 2025 से 1 April 2026 is 365 days plus 1 day. आपका साल खत्म करने के लिए हमें एक दिन पहले रोकना पड़ेगा, बिकॉज यू आर ऑलरेडी कैलकुलेटिंग 1 April एज फर्स्ट डे। तो अगर सपोज कोई पर्सन बोल रहा है 1 April को उसका बर्थडे है, मतलब वो तब पैदा हुआ था 1 April को, तो 1 April को भले ही वो बर्थडे सेलिब्रेट करता है, बट उसका 60 ईयर्स एक दिन पहले ही कंप्लीट हो गया। बताता हूं फिर से, ध्यान से सुनो बच्चों। देखो नॉर्मली क्या होता है मैं बताता हूं। नॉर्मली बर्थडे सेलिब्रेट करने का तरीका क्या होता है, जिस दिन पैदा होता है उसी दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। तो अगर वो 1 April को पैदा हुआ था और वो 1 April 2026 को अपना 60th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, इट डजंट मीन 1 April 2026 को 60 ईयर्स का हुआ, उसके एक दिन पहले उसके 60 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। क्योंकि हमारा साल कंप्लीट कब होता है? हमारा साल अभी देख लो ना, यहाँ पे एक साल कंप्लीट कब हुआ आपका? 31 मार्च को एक साल कंप्लीट हो गया, मतलब 31 मार्च को 60 ईयर्स का हो चुका है वो। बट ही इज सेलिब्रेटिंग हिज 60th बर्थडे ऑन 1 April, बिकॉज वैसे हमारा कस्टम, हम लोग जिस दिन पैदा होता है हम लोग उसी दिन को सेलिब्रेट करते हैं। आपको बात अब समझ में आ रही है क्या बच्चों? में क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज, इसका 60 ईयर्स हो चुका है 31 मार्च 2026 को, यानी कि अपने फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन ये 60 ईयर्स का हो चुका है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन इसको हम लोग सीनियर सिटीजन मान के इसका टैक्स निकालेंगे, ठीक है। ओके, तो इसको सब लोगों ने बहुत ही हल्के में लिया है और सब लोग क्या बोल रहे थे, सर सेम आंसर आएगा, बट नहीं, आपको वापस रिकैलकुलेट करना पड़ेगा। बताओ इसका टैक्स कितना आएगा? 1 लाख, 1,70,000 है एग्जैक्ट। चेक करो प्लीज, 3 लाख तक जीरो है। स्लैब्स क्या हो जाएंगे? बेसिक एग्जामिशन लिमिट 3 लाख तक का हो जाएगा भी, है ना। तो निकालो टैक्स कितना आएगा, रिवर्स कैलकुलेशन करो। 2 लाख पे 30% निकालो, फिर 5 लाख पे 20% निकालो, और फिर क्या करोगे? 2 लाख पे फिर 5% निकालना है। कितना आ रहा है? जो भी आया उस पे 4% सेस जोड़ना है। 1,76,800 आया क्या ये? ठीक है, राइट, चलो ठीक है बच्चों। सी, यहां पे एक नोट लिखा है, ओके, तो मेरे को अलग से ये बताना नहीं पड़ेगा, बट स्टिल इसको एक बार पढ़ के दिखा रहा हूं। सभी लोग यहां ध्यान दो। Clarification regarding attaining prescribed age of 60 years or 80 years on 31st March itself in case senior or very senior citizens whose date of birth falls on 1st April. जिसका 1 April को बर्थडे होता है उसका 31st मार्च को ही 60 ईयर्स या 80 ईयर्स हो जाएगा। अगर वो 60th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है 1 April को, तो 60 साल का कब हुआ? 31st मार्च को ही हो जाएगा। ये क्लैरिफाई किया है किसने? सीबीडीटी ने, सर्कुलर लिख के। सीबीडीटी कौन है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। प्लीज लिसन हियर, मैं और अच्छे से क्या बता रहा हूं। सीबीडीटी बच्चों गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जो कोई भी कंफ्यूजन होता है कोई प्रोविजन में उसको आके क्लैरिफाई करता है। तो इन्होंने अच्छे से एक सर्कुलर पुट किया था 2016 में और क्लैरिफिकेशन दिया कि अगर ऐसा कोई केस है जिसका बर्थडे 1 April को आता है और वो 1 April को 60th या 80th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है सपोज, तो वो 60 साल या 80 साल का एक दिन पहले हो जाएगा, यानी कि उसको उसके पहले के फाइनेंशियल ईयर में उसका बेनिफिट मिलना चालू हो जाएगा। क्लियर है? यहां वही लिखा है। कैन यू जस्ट रीड दिस, एक बार पढ़ो। लिखा है देख लो, क्या क्लैरिफाई किया? अ पर्सन बोर्न ऑन 1 April वुड बी कंसिडर टू हैव अटेंड अ पर्टिकुलर एज ऑन 31st मार्च, द डे प्रीसीडिंग द एनिवर्सरी ऑफ हिज बर्थडे। जो हम लोग हर साल बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, है ना, वो कस्टम है वैसा, उसी दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, पर उसके एक दिन पहले वो हो जाता है। सिमिलरली बच्चों, मैं ये आई डोंट रिमेम्बर आपके बैच में पूछा नहीं पूछा, बट अभी मैं ये सेम चीज को अप्लाई करके माइनर मेजर कब होता है
वो क्वेश्चन मैंने पूछा है सेम स्टूडेंट्स को, सारे स्टूडेंट्स ने आप जैसे आंसर किया, उनको भी वैसे एक्सप्लेन करना पड़ा। ठीक है, तो अगर सपोज कोई पर्सन का कोई पर्टिकुलर डे है ऑफ बर्थ, बर्थडे वो पर्टिकुलर दिन सेलिब्रेट कर रहा है, और उसका 18th बर्थडे अगर वो कोई पर्टिकुलर डे पे सेलिब्रेट कर रहा है, उसके एक दिन पहले वो मेजर बन गया। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो बच्चों, इफ दिस इज क्लियर, ये अगर क्लियर है तो अभी जो क्वेश्चन लिखा है पहले एक नोट से स्टार्ट करते हैं, फिर उसका आंसर लिखो। ठीक है, वहां लिखना, वहां लिखना, इन दिस केस, in this case, as Mr. A is, in this case, as Mr. A is celebrating, in this case, as Mr. A is celebrating his 60th birthday, in this case, as Mr. A is celebrating his 60th birthday on 1st April 2026, on 1st April 2026, comma, he has attained the age of 60 years, the age of 60 years, a day before, that is on 31st March 2026, 31st March 2026, full stop. Therefore वहां क्वेश्चन में रेसिडेंट लिखा है क्या? हाँ ठीक है, रेसिडेंट लिख दो ना वहां पे कहीं, आरसीसी को रेसिडेंट बना दो। Therefore Mr. A shall be a senior citizen, therefore Mr. A shall be a senior citizen in FY 25-26, in FY 25-26 लिखा। अब उसके नीचे लिखो कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी of Mr. A for AY 26-27। थोड़ा केयरफुल रहो, AY लिख रहे हो, FY लिख रहे हो तो कैसे प्रेजेंट करना है। AY क्या है? अरे मतलब कैसे निकलता है? फाइनेंशियल ईयर प्लस 1। ठीक है, तो क्या लिखा? AY 26-27। ठीक है, वहां लिखो पर्टिकुलर्स रुपीस, एक ही कॉलम बनाओ रुपीस का, हम लोग डिटेल कैलकुलेशन नहीं दिखा रहे हैं, डायरेक्टली लिख रहे हैं। ओके, पर्टिकुलर्स रुपीस लिखा। पर्टिकुलर्स में नंबर 1 इनकम टैक्स ऑन रुपीस 12 लाख, इनकम टैक्स ऑन रुपीस 12 लाख सीनियर सिटीजन के हिसाब से कैलकुलेट करो कैलकुलेटर पे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, रिवर्स कैलकुलेशन करो। कितना है? 1,70,000। ठीक है, लिखा? हो गया ना कंक्लूड? हाँ, आ गया आंसर? हाँ, क्या करना है और? लिखो नीचे, एड 4%, एड 4%, धनिया सॉरी, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, एड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। लिखा? हाँ, कितना है? 6,800। ठीक है, करो टोटल और फिर कंक्लूजन में लिखो कुछ से। सुबह के लेक्चर में आपने जैसे कंक्लूड किया था ना, वैसे ही कंक्लूजन लिखना है प्रॉपरली।
सेम तरीके से कंक्लूड करो, म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। लिखा? ऑल राइट बच्चों, एक और क्वेश्चन लिखो नीचे। अच्छा बड़ा है कंक्लूजन, ठीक है, आराम आराम से लिखो, आराम से लिखो, कोई गड़बड़ नहीं है, धीरे धीरे लिखो। डन। अच्छा अब लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दे रहे हो कुछ? क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखना। व्हाट शैल बी योर आंसर इफ इन अबव केस, व्हाट शैल बी योर आंसर इफ इन अबव केस मिस्टर ए, मिस्टर ए is a very senior, is a very senior oblique super senior citizen। हो गया, क्वेश्चन हो गया, आंसर बोल सकते हो। 1 लाख, 1,66,400। हाँ बच्चों कर सकते हो आप लोग ये, ठीक है, कुछ एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख दिया सीनियर वेरी सीनियर सिटीजन है, तो सीधा आंसर लिखना चालू करो वही फॉर्मेट में, और ज्यादा डिटेल में लिखना नहीं है आपको, पर्टिकुलर रुपीज कॉलम बना के अच्छे से कंक्लूजन तक लेके आओ। चलो आंसर एक बार बता दो कितना है? 1,66,400। देखो सबका ये आंसर आ रहा है क्या? और अगर किसी को अभी भी वो समझ में नहीं आ रहा है कैसे निकालते हैं टैक्स, लेक्चर के एंड में पूछना अलग से प्लीज। कौन सा नोट? नहीं नोट नहीं लिखना है, जो स्टार्टिंग में हमने नोट लिखा था ना वो नहीं, कंक्लूजन लिखना है बट। ठीक है, सबने लिखा क्या? ऑलराइट बच्चों सी, आपको एक एक और कॉन्सेप्ट बताना जरूरी है, ठीक है, सुनना अच्छे से। ये देखो, अभी तक हमने ना 3 स्लैब रेट सीखे, ओके। एक तो इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजीपी, ये कैटेगरीज के लिए मैंने स्लैब रेट्स बताए, 2.5 लाख तक का बेसिक एग्जामिशन लिमिट वाला, ठीक है। फिर हमने एक और उसमें कैटेगरी सीखा कि कोई इंडिविजुअल अगर
रेसिडेंट है और 60 इयर्स का हो चुका है तो उसको हम लोग सीनियर सिटीजन बोलते हैं, और उनका हम लोग 3 लाख तक का बेसिक एग्जामिशन लिमिट करके टैक्स निकालते हैं। ठीक है। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि कोई इंडिविजुअल अगर रेसिडेंट है और अगर उसका एज 80 इयर्स के ऊपर अगर जाता है तो वो वेरी सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन होता है, और उनको 5 लाख तक से बेसिक एग्जामिशन लिमिट स्टार्ट होता है उनका। ठीक है। अच्छा, नाउ अंडरस्टैंड, देख लो बच्चों, एक्चुअली क्या हुआ था बहुत साल पहले, कुछ साल पहले की बात है, गवर्नमेंट ने क्या क्या बताया, गवर्नमेंट ने टैक्स के जो निकालने के जो तरीके मेथड है उसमें ना 2 तरीके बताए वैसे, है ना। तो जो हम लोग टैक्स निकालते हैं तो टैक्सेशन कैलकुलेट करने के 2 मेथड्स है। इस बात को बहुत अच्छे से सुनना, बिकॉज ये बात अभी बताने के बाद एकदम एंड में अपना डिस्कशन होगा, बीच बीच में याद दिलाते जाऊंगा आपको, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं। टैक्सेशन के 2 मेथड्स है, मेथड्स को हम लोग बोलते हैं रिजीम। एक होता है ओल्ड रिजीम और एक है न्यू रिजीम। न्यू रिजीम मतलब नया तरीका टैक्स निकालने का। ओके। तो जो ओल्ड रिजीम है ना बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल प्रोविजंस। क्या बोलते हैं? नॉर्मल प्रोविजंस। और जो न्यू रिजीम है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। ये चार्ट बनाने के लिए टाइम दूंगा आपको, 2 मिनट सुन लो पहले। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। ओके। अच्छा, अब ये न्यू रिजीम जो है ना गवर्नमेंट का फेवरेट है। ओके। अच्छा, ये न्यू रिजीम क्या है और ओल्ड रिजीम क्या है, थोड़ा सा यहां पे टाइम दो, आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू आपको। जो मैंने अभी टैक्स के रेट्स बताए ना, नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए क्या टैक्स के रेट्स होते हैं, 2.5 लाख तक 0, फिर आगे 2.5 से 5 लाख, 5 से 10 लाख, 10 लाख के ऊपर, है ना। ये हमने लर्न किया बराबर। ये है पुराना तरीका टैक्स करने का, टैक्स निकालने का। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर हम लोग पुराना तरीका क्यों पढ़ रहे हैं? पुराना तरीका आज भी एप्लीकेबल है, आज भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल, या तो पुराने मेथड के हिसाब से टैक्स निकालो या तो नए मेथड के हिसाब से टैक्स निकालो। ठीक है। दोनों में से जहां पे असेसी को ज्यादा फायदा होगा वो उस मेथड को चूज करेगा। नाउ हियर मी आउट, ये देख लो, न्यू टैक्स रिजीम जो है ना बच्चों, मैं आपको सिर्फ थोड़ा बता देता हूं एक बार, आप खुद ही देखना। दिस दिस इज न्यू टैक्स रिजीम। आप देखो यहां पे जो टैक्स के रेट्स लिखे हैं ना, ये टैक्स के रेट्स भी आपको लर्न करना पड़ेगा, बट मैं अभी आपको ये सारा नहीं सिखा रहा हूं। रीजन सुनना, अगर मैं न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम आपको दोनों भी मिक्स करके अभी पढ़ाऊंगा ना, आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, क्योंकि आपको बहुत सारे रेट्स लर्न करना पड़ेगा। ठीक है। ये हम लोग एकदम एंड में करने वाले हैं, बट आप लोग कॉमन सेंस लगा के मेरे को ये बता सकते हो क्या, ये जो न्यू टैक्स रिजीम है, यहां देख लो अच्छे से, यहां बेसिक एग्जामिशन लिमिट 4 लाख से स्टार्ट हो रहा है। कहां से? 4 लाख। ठीक है। और अगर आप ये भी देखोगे कि 30% जो टैक्स ब्रैकेट है वो 24 लाख के ऊपर के इनकम पे आ रहा है ना। कॉमन सेंस लगा के आप ऐसे ही बता सकते हो कौन सा टैक्स रिजीम बेटर है। न्यू वाला, न्यू वाला जो है अगर आप उसके हिसाब से टैक्स निकालोगे बहुत कम निकलेगा। कैन यू कैलकुलेट, जस्ट डू अ कैलकुलेशन, 12 लाख पे कितना आएगा टैक्स बताओ। ये देख लो ना, 8 लाख टू 12 लाख, इट इज ओनली 10% बच्चों। ठीक है। तो 4 लाख पे 10% निकालो और 4 लाख पे 5% निकालो, कितना रहा है? 60,000 प्लस सेस भी ऐड करो ना, भूलो मत, इसलिए मैं बार बार याद दिला रहा हूं, धनिया जोड़ना ही है। हाँ, कितना है? 62,000। ये न्यू के हिसाब से 62,400 आया। ठीक है। लुक एट द कंपैरिजन, अगर हम लोग न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से टैक्स निकालते हैं 62,400 आता है, और ओल्ड के हिसाब से 1,79,400। बहुत ही भारी पड़ रहा है यार ओल्ड वाला तो, है ना। ओल्ड वाले से अगर हम लोग सेम इनकम में टैक्स निकालते हैं बहुत ज्यादा आ रहा है, न्यू वाले के हिसाब से तो बहुत कम आ रहा है। विच इज बेटर? न्यू। अगर इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता था और ऑप्शन दिया गया है तो कोई भी पर्सन ओल्ड वाला क्यों ऑप्ट करेगा भाई, न्यू वाले करेगा, बट ऐसा नहीं, दिस इज नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड। हियर मी आउट, मैं क्या बता रहा हूं अच्छे से सुनना बच्चों। ऑब्वियसली न्यू टैक्स रिजीम में आपको बहुत बेटर टैक्स के रेट्स दिए हुए हैं, बट गवर्नमेंट यहां पे बहुत चालू है। गवर्नमेंट बोलती है अगर आप न्यू रिजीम यानी कि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, अगर आप इस रिजीम को ऑप्ट करते हो तो आपको बहुत सारे एक्सपेंसेस, बहुत सारे डिडक्शंस छोड़ने होंगे।
सैक्रिफाइस करने होंगे। ठीक है, बहुत सारे एक्सपेंसेस है, बहुत सारे डिडक्शंस है जो आपको छोड़ देने होंगे, और वो छोड़ने की वजह से हो सकता है आपका इनकम बढ़ जाएगा। समझ में? गवर्नमेंट बच्चों कोई भी चीज फ्री फंड में देती नहीं है। गवर्नमेंट अगर आपको बेटर टैक्स रेट्स दे रही है तो कंडीशनल है। वो क्या कंडीशन है? आपको बहुत सारे बेनिफिट्स छोड़ देने होंगे। इफ यू आर रेडी टू सैक्रिफाइस दोस डिडक्शंस एंड बेनिफिट्स, जो चैप्टर 6A के डिडक्शंस है वो भी बहुत सारे नहीं मिलते। ठीक है, तो अगर आप डिडक्शंस और एक्सपेंसेस अगर ये छोड़ने के लिए रेडी हो, तो इन उस चक्कर में हो सकता है कि आपका इनकम बढ़ गया, और वो बढ़े हुए इनकम पे फिर आपको बेटर टैक्स रेट्स मिल रहे। ठीक है, और इधर क्या पता है, इधर गवर्नमेंट बोल रही है कि देखो भाई, आपको एक्सपेंसेस डिडक्शंस हम लोग ये बेसिकली ये सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है, ये आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, इसका बेनिफिट आप उठा लो, बट क्योंकि इसका बेनिफिट आप ले रहे हो, आपको टैक्स के रेट्स हम लोग बहुत इस तरीके से करेंगे कि आपका टैक्स ज्यादा निकले। है ना? सो देर इज अ कैच हियर, वी डोंट नो एज फॉर नाउ कौन से पर्सन को कौन सा रिजीम बेटर है। हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा पता है? एंड में हम लोग जब टैक्स निकालेंगे तो हम लोग दोनों रिजीम के हिसाब से निकाल के देखेंगे कि असेसी को कौन सा वाला बेनिफिशियल है। ओके, पुराना वाला अच्छा है या नया वाला, ऑप्शन है उसको, और वो ऑप्शन के हिसाब से वो ऑप्ट करेगा, या तो पुराना वाला या तो नया वाला। आर यू गेटिंग दी पॉइंट? तो ऐसा कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सर नया वाला ही अच्छा है ना? तो आपको देखो बच्चों, इससे क्या हो रहा है पता है? ये जो पुराना और नया, ये जो दो मेथड्स इन्होंने चालू किया ना, ये 2-3 साल पहले से नाटक चालू हुआ। और 2-3 साल पहले से जब से ये चालू हुआ, तब से सीए स्टूडेंट्स की जिंदगी एकदम मतलब खराब हो गई है। और सीए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिसिंग है, उनकी तो लाइफ एकदम खराब हो चुकी है। क्यों? हर साल उनको कैलकुलेट करना पड़ता है, नया पुराना, और चेक करके उनको गाइड करना पड़ता है क्लाइंट को कि कौन सा वाला बेटर है। एक्चुअली दिस हैज क्रिएटेड लॉट ऑफ कंफ्यूजन। इनफैक्ट एक चीज ऑन द फ्लिप साइड ये भी हुआ, जितना टैक्स कॉम्प्लिकेट होगा उतना ज्यादा सीएस का वैल्यू बढ़ेगा। क्योंकि जो क्लाइंट है वो तो कंफ्यूज होता है, वो तो उसको समझ में नहीं आता है भाई कौन सा अच्छा है, तो सी उसको गाइड कर सकता है बेटर वे में। अब मैं आपको वापस बता रहा हूं बच्चों, लिसन केयरफुली। गवर्नमेंट ज्यादा पुश कौन से रीजिम को कर रही है? न्यू टैक्स रिजिम को। क्यों? पुराना वाला जो टैक्स रिजिम है ना, ठीक है, गवर्नमेंट उसको धीरे धीरे इतना खराब बना रही है कि लोग ज्यादा से ज्यादा न्यू टैक्स रिजिम में आए। ठीक है, अच्छा एक चीज और, बहुत सारे असेसीज को ऑप्शन भी नहीं होता है कि एक बार अगर आप न्यू में आ गए तो वापस आप ओल्ड में नहीं जा सकते हो। तो ये इसके जो भी प्रोज एंड कॉन्स हम लोग ये सब डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। मैं अभी एकदम से एक लेक्चर में सारी चीजें नहीं बताऊंगा, बट प्लीज दिमाग में रखो, आपको क्वेश्चन पढ़ना है ढंग से। क्वेश्चन में क्या लिखा है उसके हिसाब से टैक्स निकलेगा। अगर क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट टैक्स एज पर ओल्ड टैक्स रिजीम, तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो ओल्ड ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, और अगर सपोज ये भी लिखा जा सकता है कैलकुलेट टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। व्हाट इज नॉर्मल प्रोविजन? नॉर्मल प्रोविजन मतलब ओल्ड टैक्स रिजीम है। ठीक है, बट अगर वो बोलता है न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से निकालो, तो आपको ये अभी तक मैंने सिखाया नहीं है। ये इसके क्वेश्चंस अभी सॉल्व नहीं करने हैं, एंड में हम अपने आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको दोनों भी मेथड्स पढ़ा के कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करूंगा। हम लोग न्यू टैक्स रिजिम पे फिलहाल फोकस नहीं कर रहे हैं, इसको अलग से डेडिकेटेडली एंड में सीखने वाले हैं। इनफैक्ट जितने भी और क्वेश्चंस आपको दिखेंगे जहां पे न्यू रिजिम की बात हो रही है, वो अभी हम लोग सॉल्व नहीं करने वाले हैं, उसके लिए जगह छोड़ देंगे, एंड में आप खुद ही कर लोगे, इतना ईजी है। ठीक है, राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस न्यू टैक्स रिजिम। राइट नाउ माई एंटायर फोकस इज ओनली ऑन ओल्ड रिजिम या नॉर्मल प्रोविजंस। बात समझिएगा सबको जो मैंने बताया? एवरीवन क्लियर ही है? चलो, अच्छा एक चीज और अगर आपने नोट की है, न्यू रिजिम को नाम देख लो, नीचे क्या लिखा है? क्यों डिफॉल्ट टैक्स रिजिम? डिफॉल्ट क्यों बोल रहे हैं? डिफॉल्ट से गवर्नमेंट का क्या इंटेंशन है, समझ में आ रहा है आपको? गवर्नमेंट बोल रही भाई ये डिफॉल्ट यही यूज कर, हमारा सजेशन यही यूज कर डिफॉल्ट। नहीं सर मेरे को तो पुराना वाला पसंद है। अच्छा ठीक है, फिर पुराने वाले के हिसाब से तेरे को खुद से बोलना पड़ेगा वॉलंटरली कि मैं पुराना चूज कर रहा हूं। तूने कुछ नहीं बोला है तो हम लोग तो तेरे को डिफॉल्ट रिजिम के हिसाब से निकालेंगे। समझा? इमेजिन दिस, असेसी ने रिटर्न ही फाइल नहीं किया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसका टैक्स नए रिजिम के हिसाब से डिफॉल्ट कैलकुलेट करेगा। तूने बोला नहीं, हमने निकाल लिया डिफॉल्ट के हिसाब से। समझ में? डिफॉल्ट को डिफॉल्ट इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज दैट regime is by default applicable unless and until you voluntarily opt for the old regime. समझा? गवर्नमेंट न्यू रिजिम को ही पसंद कर रही है। इज इट क्लियर? अरे बोलो, कुछ तो बोलो।
अच्छा बच्चों, अब सुना, ये एक काम करो ना आप लोग यहां पे, चलो मैं आपको शॉर्ट में लिखा के देता हूं। टैक्सेशन लिखो हेडिंग, और टैक्सेशन के दो ब्रांचेस करो, थोड़ा ढंग से लिखते हैं हम लोग, टैक्सेशन के दो ब्रांचेस करना। यहां लिखना ओल्ड रिजीम, और यहां लिखना न्यू रिजिम। न्यू रिजिम का एक और नाम डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, और इसका नाम नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ एक्ट। हायर टैक्स रेट्स, बट deductions oblique expenses are allowed। यह लिखना better tax rates but deductions oblique expenses have to be sacrificed। मतलब नहीं ना, यू हैव टू सी फॉर योर सेल्फ। अगर आप पहले बहुत डिडक्शंस के बेनिफिट ले रहे थे ओल्ड रिजिम में, है ना, और आप न्यू रिजिम में जा रहे हो, तो वो सारे डिडक्शंस आपके छूट गए, तो आपको देखना पड़ेगा कि ट्रेड ऑफ कैसे बन रहा है, कहां आपका फायदा ज्यादा बैठ रहा है। यस, 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 हमारी मर्जी होती है। बट बहुत बार ऐसा होता है कि बिजनेस वाले जो लोग होते हैं, जो बिजनेस से पैसा कमा रहे, बिजनेस इनकम से, वो अगर ओल्ड से न्यू में चले गए, देन देयर इज नो गोइंग बैक टू द ओल्ड रिजिम। सैलरीड पीपल हैव ऑप्शन ऑफ फ्लिपिंग यूर इन देयर। सो अभी मैं इतना कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूं इसलिए। हाँ, हाँ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। न्यू रिजिम ओल्ड रिजिम नहीं बनता है, ऐसा नहीं होता है। न्यू रिजिम का मतलब है वो तरीका वैसे ही रहता है, उसमें अमेंडमेंट्स आ सकते हैं ऑब्वियसली। एवरी ईयर देयर आर अमेंडमेंट्स इन द न्यू रिजिम। न्यू रिजिम विल गेट अमेंडेड बट इट विल स्टिल बी कॉल्ड एज न्यू रिजिम। न्यू रिजिम ओल्ड नहीं बनता है, नहीं, वैसा नहीं होता है। ये जो रेट्स है ना, जो 4 लाख वाले बताए मैंने आपको, ये 3-4 साल से चेंज हो रहे हैं, बट वो न्यू रिजिम है। इट इज स्टिल न्यू रिजिम। न्यू रिजिम मतलब तरीका वैसा है, स्लैब उसमें अमेंड हो सकते हैं। ये लिखा सबने? अरे बोलो बच्चों, एक बार वापस बेसिक चीज क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है। हमने जो अभी सुबह से हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम लोग जो टैक्स क्रेडिट्स हमने जो लर्न की इतने मेहनत से, वो कौन से हैं? ओल्ड रिजिम के। ठीक है, एक और चीज बताऊं कि आपको, न्यू रिजिम में देर इज नो सच थिंग कि सीनियर सिटीजन का क्या है, वेरी सीनियर का क्या है, नॉर्मल का क्या है, सबका सेम है वो, सबका सेम है। ये जो है ना, ये जो रेट्स लिखे हुए, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल दी कैटेगरी। मतलब इंडिविजुअल का जो कैटेगरी है उसमें सीनियर, वेरी सीनियर, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सबके लिए सेम है। बट अगर ओल्ड रिजिम देखोगे तो वहां पे 3-3 रेट्स मैंने लर्न करवाए। ठीक है, एक बार वापस, अभी तक आप सब लोग अगर अभी भी मेरे साथ हो लेक्चर में, तो आप मेरे को बताओ, जो नॉर्मल इंडिविजुअल है उनका ओल्ड रिजिम का जो हमने पढ़ा है, बताओ रेट। बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट कितना है? 2.5 लाख का है। 2.5 लाख तक जीरो, 2.5 से 5, 2.5 के ऊपर 5 तक 5%, 5 के ऊपर 10 तक 20%, और 10 लाख के ऊपर 30%। अगर यही सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख से स्टार्ट करो, बाकी सब सेम ही रहेगा, है ना। और अगर वेरी सीनियर या सुपर सीनियर सिटीजन है तो 5 लाख से स्टार्ट करो, और इनका जो कैटेगरी है 20 और 30 वाला है, 5% का तो उड़ ही गया, क्योंकि 5 लाख तक 0% है, 5 से 10, 5 लाख के ऊपर 10 लाख तक 20%, और 10 लाख के ऊपर 30%। इज इट क्लियर? पक्का? अभी मैंने आपको न्यू रिजिम के बारे में सिर्फ थोड़ा बहुत बताया है, डिस्कशन अभी नहीं करना है, डिस्कशन अभी नहीं करना है। देयर इज अ रीजन, अनदर रीजन डिस्कशन क्यों नहीं करना है।
बच्चों आगे जब हम लोग हेड्स ऑफ इनकम स्टार्ट करेंगे उसमें आपको बहुत कंफ्यूजन होगा यार कि कहाँ पे कौन सा बेनिफिट हटा रहे हैं कौन सा नहीं कर रहे हैं, इसलिए आइडियली इसको एंड में करना है। एक और चीज प्लीज मेहरबानी करके बच्चों, मैं क्या बता रहा हूं, जिधर भी आपको अब से न्यू रीजन के हिसाब से कैलकुलेट करो ऐसा क्वेश्चन आता है उसको छोड़ दो बिंदास, क्योंकि एंड में होने वाला है। ठीक है, वाई दिस विल बी मच बेटर फॉर योर क्लैरिटी, बिकॉज अगर आप दो दो रीजन साथ में पढ़ोगे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने वाला है। क्लियर है ये? सब लोग हैं मेरे साथ? हम लोग कौन सा रिजिम पहले पढ़ेंगे पूरा अच्छे से? ओल्ड रिजिम। और हम लोग ओल्ड रिजिम के हिसाब से पूरा इनकम टैक्स करने वाला है। एंड में मैं आपको न्यू रिजिम डिटेल में बताऊंगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, अच्छा अभी आ जाओ आप लोग यहाँ पे, इधर एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस करता हूँ। और ठीक है बच्चों, ये देख लो यहाँ पे कुछ इजी क्वेश्चंस है। नहीं ब्रेक भी कुछ नहीं, एंड में ब्रेक होगा सीधा। यहाँ आ जाओ, यहाँ पे इफ यू रीड दिस एक्स्ट्रा इलस्ट्रेशंस में जो फर्स्ट एक्स्ट्रा इलस्ट्रेशन है, ठीक है, आप इसको ट्राई कर सकते हो क्या? चलो ये मैं पढ़ रहा हूं, पहले सुनो। कैलकुलेट टैक्स अंडर, क्या लिखा है? नॉर्मल प्रोविजन, मतलब हमने जो सीखा है वही। ठीक है, कैलकुलेट टैक्स अंडर नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट ऑफ फॉर मिस्टर ए, रेसिडेंट इंडिविजुअल है ये, ठीक है, फॉर असेसमेंट 26-27 हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरीज, ब्रैकेट में क्या लिखा है? कंप्यूटेड। सुनो अच्छे से, सुन लो क्या बता रहा हूं बच्चों। ये ब्रैकेट में कंप्यूटेड का मीनिंग क्या है सुनना। सैलरीज इनकम में अलग से कुछ डिडक्शंस होते हैं, सैलरीज इनकम में अलग से डिडक्शन से, जब सीखेंगे तब समझेगा। अभी कंप्यूटेड लिखा है, इसका मतलब ऐसा है कि हमको ये जो नंबर मिला है पूरा सब कट होके कैलकुलेट करके रेडीमेड नंबर दिया है। ठीक है, तो सैलरी से कमाई कितनी है इसकी? 4 लाख। ओके, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ब्रैकेट में क्या लिखा अगेन? कंप्यूटेड, कितना है? 8 लाख। ओके, और इसने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है 1 लाख का इसके खुद के लाइफ पे। ओके, अच्छा सुनो, पहले अगर आपको यहां पे टैक्स निकालने के लिए बोला है, कैन यू टेल मी टैक्स निकालने के लिए फॉर्मेट बता दो जो सुबह डिस्कस हुआ था, बस उतना बताओ। चलो सबसे पहले हम लोग 5 हेड्स को जोड़ते हैं, 5 हेड्स को ज्वाइन करके क्या मिलता है? वेरी गुड, ग्रॉस टोटल इनकम। तो पहले इसका ग्रॉस टोटल इनकम बताओ। 12 लाख, क्योंकि दो ही हेड्स है। कौन से दो हेड्स है? सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी। तो 4 लाख और 8 लाख कितना हो गया? 12 लाख। ठीक है, सो 12 लाख हो गया इसका ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम में से हम लोग कुछ डिडक्शंस माइनस करते हैं। सुबह मैं आपको थोड़ा क्लू दे चुका हूं कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन मिलता है ना? तो कितना यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम? 1 लाख। तो 1 लाख का डिडक्शन आप माइनस कर दो, तो नेट इनकम कितना हो जाएगा? तो 11 लाख पे अब आपको टैक्स निकालना है। वेरी इजी, एवरीथिंग एल्स रिमेन्स सेम, सिर्फ वो इंश्योरेंस प्रीमियम का क्या ट्रीटमेंट करना है वो उसके लिए क्वेश्चन मैंने बनाया। ठीक है, तो 11 लाख पे टैक्स निकालना आएगा सबको? कर सकते? कितना आएगा टैक्स? सभी लोग कैलकुलेट करो, और कैलकुलेट करते समय हेल्थ एंड एजुकेशन जोड़ के आंसर बताओ। 1,48,200, इज इट इजी? वेरी गुड। चलो एक्स्ट्रा इलस्ट्रेशन हेडिंग लिख दो और उसमें फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। चलो लिखा एक्स्ट्रा इलस्ट्रेशन नंबर 1। वो एक्स्ट्रा इलस्ट्रेशन मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि नंबरिंग वापस रिपीट हो जाएंगे यहाँ पे, नहीं तो। ठीक है, अच्छा वहां लिखो कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स लाइबिलिटी, कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स लाइबिलिटी फॉर मिस्टर ए, फॉर मिस्टर ए, फॉर ए वाई, 26-27। ठीक है,
चलो वहां लिखो पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स, दो कॉलम बना दो, रुपीस रुपीस, इनर आउटर। ओके, लिखो वहां पे, उसमें लिखना नंबर वन, इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम सैलरीज। ब्रैकेट में लिखो कंप्यूटेड, ब्रैकेट में लिखना कंप्यूटेड। इनर कॉलम में लिखो 4 लाख, इनर कॉलम में लिखो 4 लाख। लिखा? ओके, उसके नीचे नंबर टू, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ब्रैकेट में लिखो कंप्यूटेड। इनर कॉलम में लिखो 8 लाख। लिखा? अब बताओ ये दोनों के टोटल को क्या बोलते हैं? हाँ लिखो वहां पे, देयरफॉर ग्रॉस टोटल इनकम, कोई भी शॉर्टकट यूज नहीं करना है, पूरा लिखो, देयरफॉर ग्रॉस टोटल इनकम। लिखा? तो ग्रॉस टोटल इनकम जो है बच्चों, ये आपको आउटर कॉलम में लिखना है, ये दोनों का टोटल करके कितना आएगा? 12 लाख। लिखा सबने 12 लाख? उसके नीचे लिखो लेस, लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। देखो कैसे लिख रहे हैं, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, रोमन नंबर, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, पूरा अंडरलाइन करो इसको, लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, पूरा अंडरलाइन किया। उसके नीचे लिखना लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कितना? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 1 लाख, माइनस कर दो 1 लाख, माइनस करके क्या मिलेगा? हाँ लिखो नेट टोटल इनकम। व्हाट इज नेट टोटल इनकम? 11 लाख। ठीक है, 11 लाख पे टैक्स निकाल सकते हो, निकालो। 11 लाख पे टैक्स जब निकालोगे तो लिखो इनकम टैक्स ऑन अबव, फिर लिखना एंड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जैसे पहले किया था वैसे ही लिखना है। चलो कम ऑन डू इट नाउ, खुद से करो, कंक्लूजन तक आओ आराम से। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, या फिर एक सेकंड रुक जाओ, 11 लाख तक आगे क्या? सुनो, 11 लाख तक अगर आप आगे ना, तो नेक्स्ट एक छोटा टेबल और बनाओ, कैलकुलेशन ऑफ, आपने ऊपर हेडिंग क्या लिखा था वैसे? इनकम टैक्स लिखा था क्या ऑलरेडी? ठीक है, सो नो नीड टू डू दैट, तो डायरेक्टली आप लिखो यहाँ पे टैक्स ऑन अबव, टैक्स ऑन अबव खत्म। टैक्स ऑन अबव लिखो, यहां पे एक नंबर आना चाहिए, फिर ऐड करो 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से, ये नंबर आना चाहिए, फिर लिखो देयरफॉर टोटल टैक्स लायबिलिटी, ये टोटल टैक्स लायबिलिटी है, इसका कंक्लूजन लिखना है आपको, ये फॉर्मेट मेंटेन करो। चलो
गवर्नमेंट को अगर तो ओल्ड रिजिम को बंद करना इज नॉट वेरी इजी, देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर दैट। उसमें एक रीजन ये है कि पहले बहुत सारे लोगों ने इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह खरीद लिए थे ये सोच के कि उनको डिडक्शंस मिलेंगे। अचानक से गवर्नमेंट आके बोल नहीं सकता हम वो डिडक्शंस आपसे ले लेंगे, है ना। सो फॉर दैट रीजन उसको कंटिन्यू कर रहे हैं अभी भी। आपको एक चीज बताऊं, जिस दिन न्यू टैक्स रिजिम अनाउंस हो रहा था ना, उस दिन सारे इंश्योरेंस कंपनीज के स्टॉक्स गिर रहे थे। क्या रीजन है? क्योंकि न्यू टैक्स रिजिम में अगर आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो तो डिडक्शन नहीं मिलता है, और न्यू टैक्स रिजिम को गवर्नमेंट बहुत पुश कर रही है, और ज्यादा लोग अगर न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करेंगे तो लोग इंश्योरेंस पॉलिसीज नहीं खरीदेंगे। बहुत सारे लोगों को ऐसा सोचना है। टैक्स की वजह से भी लोग खरीदते हैं इंश्योरेंस पॉलिसीज, क्योंकि बहुत बेनिफिट मिलता है उसमें। चलो ठीक है, जो भी है बच्चों, आपने ये लिखा, कंक्लूजन क्या है आपका आंसर? 1,48,000, हाँ 200, 1,48,200 सबका आया। इज इट इजी? कुछ है नहीं इसके अंदर दम। चलो आ जाओ यहां पे। अभी सुनना एवरीवन, लिसन केयरफुली। एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, नया कॉन्सेप्ट रिबेट का। सुबह हमने एकदम ब्रीफली रिबेट के बारे में मैंने बताया था। रिबेट क्या होता है? गरीब लोगों को डिस्काउंट। ठीक है, जब भी रिबेट वर्ड सुनोगे, इमेजिन माई सेल्फ रिबेट अंडर सेक्शन 87A। बच्चों, मैं जो अभी बोल रहा हूं बहुत अच्छे से समझ के लो। इट्स अ वेरी सिंपल इजी कॉन्सेप्ट, ध्यान से सुनोगे बहुत जल्दी समझ में आएगा। एवरीवन लिसन हियर, सुनो। रीबेट किसको मिलता है? पहले तो रीबेट का सेक्शन देख लो, कौन सा है? 87 है। डोंट वरी अबाउट सेक्शंस, जेन्युइनली बता रहा हूं, इनकम टैक्स में सेक्शंस बहुत इजीली लर्न होते हैं, अनलाइक लॉ जहां पे आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। यहां पे एक चीज बताओ, आप नहीं भी चाहोगे ना तो भी लर्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सेलेक्टेड चीजें और वहां पे वो सेक्शंस के साथ ही लिखा जाता है। ठीक है, तो लर्न होता ही है। ओके, रीबेट का सेक्शन है 87A। रीबेट का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि रीबेट इज टैक्स डिस्काउंट। रीबेट इज टैक्स डिस्काउंट, ठीक है। क्योंकि रीबेट मतलब टैक्स में आपको छूट मिल रही है, डिस्काउंट है ये, तो ऑब्वियस चीज ये है कि रीबेट का बेनिफिट सिर्फ गरीब लोगों को ही मिलना चाहिए। जो बहुत अमीर लोग हैं, जिनका इनकम अच्छा खासा है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के चक्कर में उनको ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट मांगेगी, है ना। उनका टैक्स का रेट भी बढ़ाएगी। जो जितना कम कमा रहे हैं उनको कम टैक्स लगाओ, जो जितना ज्यादा कमा रहे हैं उनसे और ज्यादा ज्यादा टैक्स मांगते जाओ। सिंपल फंडा है गवर्नमेंट का, इनकम टैक्स इज अ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, ठीक है। अच्छा, तो अभी रीबेट किसको मिलता है? देयर आर 3 कंडीशंस जो मीट होने पे रीबेट मिलेगा। कितने कंडीशंस है? 3 कंडीशंस। कभी भी मैं अगर किसी भी स्टूडेंट को पूछूंगा, आंसर करने आना चाहिए कोई भी लेक्चर में, बेसिक चीज है। ओके, 3 कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन है कि असेसी इंडिविजुअल होना चाहिए। कौन होना चाहिए? इंडिविजुअल। यहां पे आपको और कुछ बोलना है? सिर्फ इंडिविजुअल लिखा है यहां पे आपको और कुछ चमक रहा है? HUF, AOP, BOI, AJP, इनको रीबेट का बेनिफिट नहीं मिलता है। देखो फिर से बता रहा हूं, टैक्स में अगर आपने केयरफुली चीजों को डिटेल में बारीकी से नहीं पढ़ा, 100% सिंपल क्वेश्चन में भी आपका आंसर रॉन्ग होगा। क्यों? रिपीट कर रहा हूं, जब हमने ओल्ड रिजीम में टैक्स के स्लैब्स पढ़े थे बच्चों, वो टैक्स के स्लैब्स कॉमन थे। किन के लिए? इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP। बट जब रीबेट की बात होती है, रीबेट गरीब लोगों के लिए, इंडिविजुअल्स। गरीब AOP, गरीब BOI, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, बिकॉज देखो रीबेट में अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो गया तो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कंफ्यूजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रीबेट में बता रहा हूं आपको कि जो गरीब इंडिविजुअल्स है ना, जो बिलो पावर्टी लाइन लोग होते हैं, उनको गवर्नमेंट हेल्प कर रही है कि भाई आप टैक्स मत भरो, हम आपको टैक्स में रीबेट देंगे। दैट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ रीबेट। गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, रीबेट किसको मिलता है? इंडिविजुअल को ही मिलता है। बाय इंडिविजुअल व्हाट आई एम ट्राइंग टू क्लैरिफाई इज बाकी कैटेगरीज हट गए। ओके, चलो सेकंड कंडीशन है कि इंडिविजुअल रेसिडेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेसिडेंट होना चाहिए। मतलब
जो नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल्स है उनको रिबेट नहीं मिलता है, उनको रिबेट नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड नंबर थ्री, जो इनका नेट इनकम है, नेट इनकम, दिस शुड बी अप टू ₹5 लाख, दिस शुड बी अप टू ₹5 लाख। ओके, तो 5 लाख तक अगर आपका नेट इनकम है तो आपको रेसिडेंट इंडिविजुअल होने पे आपको रीबेट मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर रीबेट कितने रुपए का मिलेगा? आंसर इज 12,500। अगर ये तीनों कंडीशंस मीट हो रहा है तो रीबेट का आपको बेनिफिट मिलेगा 12,500 और इनकम टैक्स विच एवर इज लेस। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा ना यहाँ पे रुक जाओ, आराम से, कुछ भी गड़बड़ मत करो। लेट मी एक्सप्लेन दी एंटायर प्रोविजन फर्स्ट। धीरे धीरे बाद में आपको सब चीजें फिट होगी कि ये क्या है कैसा है। ओके चलो वापस बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। कोई इंडिविजुअल है और रेसिडेंट है, नेट इनकम कितना है? 5 लाख तक, तो उसको रीबेट मिलता है। रीबेट मतलब टैक्स में डिस्काउंट मिलेगा। कितने अमाउंट का? 12,500 तक का उसको टैक्स में बेनिफिट मिलेगा, या इनकम टैक्स जो भी उसका है, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लोअर। ठीक है, अंडरस्टैंड क्या बताने की कोशिश में कर रहा हूं? लेट्स टेक अ गुड एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ओके चलो बच्चों, अगर सपोज मैं बोल रहा हूं मिस्टर ए, ठीक है, मिस्टर ए का इनकम है से 4,50,000। ओके चलो अब इसका टैक्स हम लोग निकालते हैं। अगर मिस्टर एक नॉर्मल इंडिविजुअल है और इसका इनकम 4,50,000 है, इसका टैक्स निकालो। 10,000, 10,400 सेस ऐड किया, गलत कर दिया। सेस ऐड पहले नहीं होता है। रुक जाओ, आपको वापस सुबह का लेक्चर याद दिला रहा हूं, देखो ध्यान देना है। ये देख लो, लुक एट दी फॉर्मेट बच्चों। मैं आपको सुबह से, सी दिस इज द रीजन मैं जो आपको बता रहा हूं, हर एक चीज को बारीकी से सुनना। मैंने आपको क्या बताया था? एजुकेशन सेस कब लगता है? एंड में या पहले? एंड में। तो रीबेट के पहले एजुकेशन सेस माइनस नहीं करने का। एजुकेशन सेस एंड में सॉरी, एजुकेशन सेस जोड़ना नहीं है पहले, वो एंड में ऐड करना है। देख लो अभी बता रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अभी मैंने क्वेश्चन में कितना इनकम बोला? 4,50,000। क्या करना है पता है आपको? पहले इस पर टैक्स निकालना है। बताओ, टैक्स मतलब बेसिक टैक्स निकालो, इस पे आपको सेस वगैरह जोड़ना नहीं है। सेस तो एकदम एंड में आ रहा है। बोलो, 4,50,000 पे टैक्स निकालो, कितना आया? 10,000। ओके, अब ये 10,000 पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको रीबेट मिलता है क्या? रीबेट किसको किसको मिलता है? 3 कंडीशंस मीट करने पे रीबेट मिलता है। कौन से 3 कंडीशंस? इंडिविजुअल, रेसिडेंट, नेट इनकम 5 लाख तक है, तीनों भी कंडीशंस मीट हो रहे हैं तो ये पर्सन को रीबेट मिलेगा। रीबेट नेक्स्ट क्वेश्चन कितना मिलता है? रीबेट मिलता है 12,500 और इनकम टैक्स विच इज लेस। अब अपने केस में इनकम टैक्स कितना है? 10,000। तो 10,000 या 12,500 में से जो छोटा नंबर है वो माइनस कर दो, यानी कि कितना? पूरा 10,000 हो जाएगा माइनस। इसका मतलब ये है कि पर्सन का जो टैक्स है ये हो गया 0, और 0 पे 4% भी 0 होता है, बेसिकली इसका टैक्स ही 0 हो गया। समझ में आया क्या? हाँ या ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर सपोज कोई पर्सन का इनकम 5 लाख है तो क्या होगा? अगर किसी का इनकम एग्जैक्ट 5 लाख है तो क्या होगा? 5 लाख पे टैक्स कितना आएगा? 12,500। ठीक है, अब रीबेट का अमाउंट आपको मैक्सिमम कितना मिलता है? 12,500 और टैक्स अमाउंट विच इज लेस, यानी कि 12,500 पूरा मिल जाएगा। तो यहां पे भी टैक्स क्या आएगा? 0। इट मींस गवर्नमेंट ने क्या बोला है बताया इनडायरेक्टली, कि जो रेसिडेंट इंडिविजुअल 5 लाख तक कमाते हैं उनको रीबेट के चक्कर में टैक्स वैसे भी 0 हो रहा है, हर केस में 0 हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या है? सोचो, थिंक एंड आंसर। हमारा जो बेसिक एग्जामिनेशन में 2.5 लाख तक का रखा है, वो 2.5 लाख तक का बेसिक एग्जामिनेशन में एक्चुअली बढ़ के 5 लाख तक का हो गया बिकॉज ऑफ रीबेट, बिकॉज ऑफ रीबेट। बट देयर इज अ कैच, रीबेट का फायदा हर किसी को नहीं मिल रहा है। रीबेट का फायदा किसको मिलता है? रेसिडेंट होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए। तो रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 5 लाख तक के कमाई पे भी टैक्स 0 लग रहा है। हाँ या ना? हाँ या ना? सबको समझा क्या? ओके ठीक है, राइट। अब यहां पे एक चीज और पूछता हूं बच्चों, अभी क्या होता है, सुनना अच्छे से।
कुछ कुछ ऐसे इनकम है जो टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स नहीं निकलता है। कुछ इनकम है ऐसे, आगे सिखाऊंगा आगे, बट एक एग्जांपल दे रहा हूं। एक एग्जांपल है लॉटरी इनकम। लॉटरी इनकम पे पहली बात आपको क्या लगता है, आप थोड़ा अंदाजा लगा दो। चलो, लॉटरी इनकम गवर्नमेंट प्रमोट करती है नहीं करती है? बिल्कुल नहीं करती है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है पता है, लॉटरी का जो भी इनकम है ना उस पर टैक्स रेट इज फ्लैट 30%। फ्लैट कितना? फ्लैट 30%। ठीक है। और अगर फ्लैट 30% टैक्स एप्लीकेबल होता है लॉटरी इनकम पे, तो इसका मीनिंग क्या बताए, इसका मीनिंग जो हमारे टैक्स स्लैब्स है ना उसके हिसाब से नहीं निकालना है। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कोई पर्सन का लॉटरी इनकम 5 लाख है, तो लॉटरी इनकम 5 लाख पे आप वो टैक्स के स्लैब्स आप वो यूज मत करना, इनको डायरेक्ट फ्लैट 30% लगता है, यानी कि 5 लाख पे डायरेक्टली 30% कितना हो जाएगा? 1,50,000। अब बताओ रीबेट का बेनिफिट इसमें से माइनस कैसे करोगे? नहीं, क्यों मिलेगा रिबेट? रिबेट किसको मिलता है अभी पता है? 3 कंडीशंस क्या है रिबेट के? रेसिडेंट, इंडिविजुअल, नेट इनकम अप टू 5 लाख। तो नेट इनकम इसका 5 लाख तक है, एग्जैक्ट 5 लाख। सिर्फ कोई लॉटरी का इनकम कमाता है, 5 लाख का इनकम है, बताओ ना 5 लाख के इनकम पे आपका टैक्स कितना रहा है? 1,50,000। तो 1,50,000 पे अभी रीबेट का बेनिफिट कितना है? या तो टैक्स का अमाउंट 1,50,000 और 12,500 विच इज लेस, तो 12,500 माइनस होगा। समझा क्या? ओके बच्चों, विल डू वन थिंग, सुनो, इसको इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते। ओके, वहां पे आप एक हेडिंग लिखो जैसे मैं बता रहा हूं। चलो, वहां नेक्स्ट हेडिंग लिखो कॉन्सेप्ट ऑफ रिबेट। कॉन्सेप्ट ऑफ रिबेट। लिखा क्या? ऑलराइट, वहां लिखा अगर अपने कॉन्सेप्ट ऑफ रिबेट वहां लिखो रेफर, रेफर रेफर नोट्स, ऐसे लिखो फिलहाल। पेज नंबर पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है, रेफर नोट्स। अच्छा, नाउ कम टू दिस पॉइंट। ये देख लो, यहां पे से एक बार वापस पढ़ के बता रहा हूं बच्चों। रीबेट का बेनिफिट किसको मिलता है? रीबेट का बेनिफिट मिलेगा इंडिविजुअल को जो रेसिडेंट है और जिनका इनकम कितना है, 5 लाख तक है। ठीक है, ये 3 कंडीशंस अगर मीट होते हैं तो उसको हम लोग रीबेट का बेनिफिट देंगे। ओके, ये हम लोग कौन से रीजन पढ़ रहे हैं? हम लोग ओल्ड में ही है, अभी भी न्यू में अभी तक मैं जाके आपको और कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं। न्यू का अलग है रीबेट। देखो, आप समझ रहे हो, मैं न्यू और ओल्ड अगर आपको दोनों एक साथ पढ़ाऊंगा तो बहुत खिचड़ी हो जाएगी, इसलिए हम लोग सिर्फ पहले ओल्ड रिजीम को कंप्लीट करेंगे। ओके, अच्छा, तो रीबेट का बेनिफिट कितना मिलता है? आंसर इज जितना आपका इनकम टैक्स निकला वो अमाउंट और 12,500 विच एवर इज लेस। इसका इंप्लीकेशन क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जो भी पर्सन का 5 लाख तक का नॉर्मल इनकम है उसको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि रीबेट के वजह से सब जीरो हो रहा है। गेटिंग दिस? ठीक है, ओके, ऑलराइट बच्चों। नाउ, अब अगर आपको इतना बेसिक पॉइंट समझ में आ गया तो लुक एट दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन, और आपको इसका आंसर क्या लगता है बताओ? चलो, ये देख लो सेकंड क्वेश्चन, ये एक्स्ट्रा इलस्ट्रेशंस में सेकंड वाला क्या लगता है? कैलकुलेट टैक्स अंडर, अगेन क्या लिखा है? नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। मिस्टर एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है और इसके डिटेल्स दिए, इसका इनकम फ्रॉम सैलरी से 4 लाख, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है 2 लाख, और ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहा है 1 लाख का। अब पहले ये बताओ, क्या ये पर्सन का 3 कंडीशंस मीट हो रहा है? 3 कंडीशन में से फर्स्ट क्या है? रेसिडेंट है क्या? इंडिविजुअल है क्या? क्या इसका नेट इनकम 5 लाख तक है? अच्छा, इनकम 5 लाख तो मतलब नेट या ग्रॉस? हाँ, इसका ग्रॉस इनकम कितना है? 6 लाख, और नेट कितना है? 5 लाख। तो आपको यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है कि रीबेट के लिए नेट बोला है या ग्रॉस बोला है। क्या बोला है? रीबेट के लिए टोटल इनकम बोला है, और टोटल मतलब हमेशा नेट ही होता है। उसका एक नोट लिखा के दूंगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, बताओ नेट इनकम इसका कितना है? 5 लाख। तो इसको रिबेट मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। तो कैसे दिखाओगे? 5 लाख पे पहले टैक्स निकालो, यानी कि कितना आएगा? 12,500, फिर लेस करो रिबेट 12,500 का, जीरो हो गया। जीरो पे ऑब्वियसली एजुकेशन से भी जीरो ही होगा। क्लियर है? चलो लिखते हैं इसको। एक्स्ट्रा इलस्ट्रेशन नंबर 2, वहां लिखना
मिस्टर मिस्टर ए मिस्टर ए shall get benefit of rebate. Mr. A shall get benefit of rebate under section 87A, capital A, under section 87A as number one, he is a resident. He is a resident. Number two, he is an individual. He is an individual. Number three, his net income is up to rupees 5 lakh. His net income is up to rupees 5 lakh. ठीक है, चलो वहां लिखो कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स, calculation of income tax for Mr. A, for AY 26-27, for AY 26-27, particulars rupees, दो कॉलम रुपीस के. ओके, पर्टिकुलर्स में नंबर वन, इनकम फ्रॉम सैलरीज, ब्रैकेट में लिखो कंप्यूटेड, इनर कॉलम में 4 लाख, उसके नीचे लिखना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ब्रैकेट में लिखो कंप्यूटेड, इनर कॉलम में 2 लाख, उसके नीचे लिखो देयरफॉर ग्रॉस टोटल इनकम, कितना है? 6 लाख. आउटर कॉलम में उसके नीचे लिखो लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A. कितना है बच्चों डिडक्शन? नहीं लिखो ना, अंडरलाइन करके पहले वो भी लिखना पड़ेगा आपको. लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, डिडक्शन चैप्टर 6 से लेकर अंडरलाइन करो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लिखो 1 लाख माइनस करो. माइनस क्या? फिर लिखना नीचे देयरफॉर नेट टोटल इनकम, कितना है नेट टोटल इनकम? 5 लाख. आगे यहां तक बोलो, सब लोग आगे यहां तक? ऑलराइट बच्चों, अब इसके नीचे लिखो इनकम टैक्स ऑन अबव, बोलो कितना आएगा? आउटर कॉलम लिखो सीधा 12,500. उसके नीचे
लेस rebate under section 87A, less rebate under section 87A, A should be capital, ठीक है, 87A, ठीक है, लोअर वो लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली माइनस कर दो 12,500, माइनस किया, हाँ डायरेक्टली लिख दो, देयरफॉर नेट टैक्स लायबिलिटी, इधर एजुकेशन से जोड़ के बताने का कुछ सेंस नहीं बनता, क्योंकि 0 का 4% 0 ही होगा, 0 आया, ठीक है, कंक्लूजन खुद से लिख दो कि उसका इनकम टैक्स लायबिलिटी निल है, ओके, असेसी का नाम, असेसमेंट ईयर सब लिखो अच्छे से, और लिखना इनकम टैक्स लायबिलिटी निल है उसका। आज के लिए इतना ही क्या? नहीं रुक जाओ, 2 मिनट दो, मैं कुछ नया पॉइंट नहीं सिखा रहा हूं। ब्रेक वो क्या होता है? इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं हम लोग। बच्चों सुनो अच्छे से, मैं क्या बता रहा हूं, ये जो क्वेश्चन 2 है अभी जो आपने सॉल्व किया, सबको समझ में है क्या कर रहे हैं? रीबेट का बेनिफिट क्यों दिया? क्योंकि 3 कंडीशंस मीट हो रहे हैं। व्हाट आर दोस 3 कंडीशंस? इंडिविजुअल, रेसिडेंट एंड नेट इनकम शुड बी अप टू 5 लाख। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, इसमें एक नोट लिखा के देना बाकी है कि नेट इनकम चेक करते हैं हम लोग रीबेट के लिए, ग्रॉस इनकम नहीं करते हैं। ग्रॉस इनकम तो 5 लाख के ऊपर जा रहा है, बट नेट इनकम इसके डिडक्शंस की वजह से कितना आ गया? 5 लाख तक। अच्छा, अब बच्चों ये सेम क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा चेंज में करूं, रेसिडेंट के जगह इसको नॉन रेसिडेंट कर दूं तो क्या होगा? पहला क्वेश्चन, नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल के स्लैब रेट्स क्या होते हैं? बताया नहीं, जो इंडिविजुअल के लिए है वो रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट के लिए सेम ही है, 2.5 लाख वाले। एवरीवन लिसन, हियर में आउट, गड़बड़ मत करो, पहले सुन लो अच्छे से, कंफ्यूजन नहीं होगा फिर। ये देखो, जो हमने टैक्स के रेट सुबह से हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना बच्चों, ठीक है, हमने सुबह से 3 टैक्स के रेट्स पढ़े क्या? है ना? एक हमने नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए पढ़ा था, फिर उसके बाद सीनियर सिटीजन, एंड उसके बाद वेरी सीनियर। लिसन हियर में आउट, यहां क्या लिखा है? यहां लिखा है स्लैब रेट्स एप्लीकेबल फॉर, ये इंडिविजुअल जो बोल रहा है ना, इंडिविजुअल मतलब कौन? ये रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट? आंसर इज बोथ, सबके लिए, रेसिडेंट रहो नॉन रेसिडेंट रहो, सबके लिए ये स्लैब रेट्स है। बट अगर कोई रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है या रेसिडेंट वेरी सीनियर सिटीजन है तो चेंज हो जाएगा, है ना? ये देख लो यहां पे, अगर रेसिडेंट है और सीनियर सिटीजन है, या रेसिडेंट है और अगर वो वेरी वेरी सीनियर सिटीजन है 80 इयर्स के ऊपर, तो स्लैब रेट्स चेंज हो जाएंगे। नॉन रेसिडेंट 80 साल का भी है, नॉन रेसिडेंट 60 साल का भी है, तो भी उसको नॉर्मल स्लैब रेट से लगाना है। इज इट क्लियर? एम आई क्लियर ऑन दिस? बच्चों एक बार वापस बताओ, थोड़ा है ना आप बैकग्राउंड समझो। नॉन रेसिडेंट इंडिया में रहता ही नहीं है, नॉन रेसिडेंट इंडिया में ज्यादा टाइम नहीं बिताता है, ठीक है। रेसिडेंट नॉर्मली इंडिया में ही रहता है, ठीक है। आपको क्या लगता है? आप खुद से सोचो और सोच के बताओ, अगर आप गवर्नमेंट हो तो आपका सॉफ्ट कॉर्नर रेसिडेंट्स के लिए ज्यादा होगा या नॉन रेसिडेंट्स के लिए? रेसिडेंट्स के लिए। तो कोई नॉन रेसिडेंट पर्सन है जो इंडिया में पैसे कमा रहा है, तो उसको हम लोग सीनियर सिटीजन या वेरी सीनियर सिटीजन का बेनिफिट नहीं देंगे, भले ही वो 80 साल का है, भले ही वो 60 साल का है, तो क्योंकि नॉन रेसिडेंट है तेरे को हम लोग नॉर्मल स्लैब रेट्स एप्लीकेबल करेंगे, वो 2.5 लाख वाला। क्लियर है? एक और चीज, अगर कोई नॉन रेसिडेंट है, वो नॉन रेसिडेंट बहुत रिक्वेस्ट करा, सर मैं बहुत गरीब हूं, मेरे को रीबेट दो, चल भाग यहां से, तू नॉन रेसिडेंट है, तेरे को रीबेट नहीं मिलेगा। रीबेट किसको मिलता है? अगेन व्हाट आर दोस 3 कंडीशंस? लर्न करो उसके क्लास में। 3 कंडीशंस क्या है? रेसिडेंट चाहिए, इंडिविजुअल चाहिए, नेट इनकम अप टू 5 लाख चाहिए। तो अगर कोई नॉन रेसिडेंट है उसको रीबेट नहीं देने का, कोई नॉन रेसिडेंट है उसको सीनियर सिटीजन, वेरी सीनियर सिटीजन का बेनिफिट भी
नहीं देना है उसको। नॉर्मल ये 2.5 लाख वाला प्लेन सिंपल वैनिला ये रेट्स लगाओ, ठीक है। तो नाउ व्हाट इज माय क्वेश्चन, ये जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया बच्चों, इस क्वेश्चन में अगर मैं आपको यहाँ पे रेसिडेंट की जगह नॉन रेसिडेंट बोलूं तो आपका आंसर क्या होगा? तो यहां पे अभी आप क्या करोगे, इसको रीबेट का बेनिफिट नहीं दोगे, है ना। तो 4 लाख प्लस 2 लाख कितना हो गया? 6 लाख माइनस 1 लाख 5 लाख, 5 लाख पे वापस घूम फिर के आपका टैक्स कितना आएगा? 12,500 इज रॉन्ग आंसर। सेस ऐड करो अभी, सेस ऐड करना है, भूल क्यों रहे हो? 12,500 बेसिक टैक्स हो गया, उस पर सेस ऐड करो, कितना आएगा? बच्चों गड़बड़ मत करना, एग्जाम में 12,500 भी एक ऑप्शन होगा, एमसीक्यू में आया तो जीरो भी एक ऑप्शन होगा, और 13,500 भी ऑप्शन होगा, और नन भी एक ऑप्शन होगा। समझ रहे हो? जो सोच रहे हो वो आंसर आपको दिखेगा वहां पे, और आपको लगेगा अरे मैंने तो सही टिक किया है ना। तो कंफ्यूजन मत रहो, ओके। इसको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेगा, ठीक है। विल स्टॉप हियर। कल अपना क्लास है, कल अपना क्लास है। टाइमिंग मैं बाकी फैकल्टीज को डिस्कस करके एक बार बोलता हूँ, जल्दी मतलब मैं तो 7 बजे लेने को रेडी हूँ। एक ही सेशन लूंगा बट थोड़ा लंबा लूंगा। इवनिंग सुबह 10 बजे बहुत लेट होता है, जल्दी लूंगा मैं मोस्टली।